नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर अक्सर विवादों में बने रहने वाले और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधर लाल साहू ने विवादास्पद बयान दिया है। साहू ने बीजेपी की एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही है तो बिहार से करवा देते हैं। वो आगे बोलते हैं कि बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। गुरुवार को अपनी पत्नी और राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा सोमेश्वर में गिरधारी लाल साहू युवा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर रहे थे। साहू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के हैं और वहां भी अक्सर विवादों में रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की जगह और समय की पुष्टि नहीं करता है। उम्र के बेटा तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। भाई घोषणा कर रहे हैं इनकी। कांग्रेस ने गिरधारी साहू के इस बयान पर घोर आपत्ति जताई है और महिला सशक्तिकरण मंत्री की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने बयान को शर्मनाक कहा। कांग्रेस ने रेखा आर्य और उनके पति से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है और ये एक शर्मनाक बयान है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां आ जाएंगी, 20-20, 25-25 हजार में वहां पे मिल जाती हैं। और इस तरह का बयान देके महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी के पति ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया, बिहार की महिलाओं का अपमान किया, उत्तराखंड का नाम खराब करने का काम किया है। उनको अपने इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए और उनको रेखा आर्य जी को अपने पति के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनको एक पूरे समाज से, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा इलाके में सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। बीती रात 1 बजे एक थार रुद्रपुर की तरफ से सितारगंज जा रही थी। इसी दौरान बड़ी चौकी के पास कार बेकाबू होकर गन्ने के खेत में पलट गई। वहीं थार के पलटने से उसमें सवार सितारगंज के रहने वाले सैफ, जुगलप्रीत और सुहेल घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घायलों को सीएचसी किच्छा में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने सैफ और जुगलप्रीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुहेल का प्राथमिक इलाज करने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सितारगंज से पुलभट्टा की ओर एक थार आ रही थी और जो कि अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में पलट गई, जिसमें संभवतः 2 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोग सवार थे। एक की सर्जरी चल रही है और प्रथम दृष्टया जो पुलिस को ज्ञात हुआ है वहाँ मौके को देख करके और जिस तरह से गाड़ी डैमेज थी कि ओवर स्पीड रही होगी गाड़ी। आज उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 112 नई बसें शामिल हुई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई बसों को फ्लैग ऑफ करने के साथ ही रोडवेज की बस में सवारी भी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की सरकार में घोटाले के लिए बसों की खरीद होती थी और परिवहन विभाग को बर्बाद किया गया। हमारी सरकार ने रोडवेज डिपार्टमेंट को घाटे से उबारा और प्रदेश के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी दी। आगे ले लीजिए, राजभवन हमारी परिवहन सेवाएं आम जन के लिए बहुत सुविधाजनक बनेंगी और हमारे यहाँ का जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं और अधिकांश स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सभी गतिविधियां और आवागमन का साधन केवल परिवहन निगम ही होता है। इसलिए इसको अच्छा बनाना और इसके साथ साथ पूरे देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, 4 धाम यात्री आते हैं, अन्य धार्मिक स्थानों के लिए दर्शन करने वाले लोग आते हैं, उन सभी को भी सुविधा मिले और यहाँ के रहने वाले निवासियों को भी सुविधा मिले। पहले के समय में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण से निगम अत्यधिक घाटे में चला गया। निगम काफ़ी ऐसी स्थिति में आ गया कि जहाँ से संभलना मुश्किल होता है। हमने उसको संभालने के लिए प्रयास किए हैं सरकार की तरफ से भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुधारा है, जिससे निगम धीरे धीरे अपनी आय भी बढ़ा रहा है और सुविधा भी।
नए साल के पहले दिन मुख्यमंत्री आवास में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया। सीएम ने साफ कहा कि देवभूमि के देवत्व और डेमोग्राफिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव और अतिक्रमण हटाओ अभियान को 2026 में और तेज किया जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीते साल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा डेमोग्राफी चेंज को लेकर सरकार का सख्त रुख। सरकार ने इसको लेकर 2 स्तर पर कार्रवाई की। पहला, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान। दूसरा, राज्यव्यापी गहन सत्यापन अभियान। वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान सैकड़ों ऐसे लोग चिन्हित किए गए जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे थे। यही नहीं, अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिक भी इस दौरान पकड़े गए। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिसमें 500 से ज्यादा अवैध मजारें भी शामिल थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि 2026 में इन अभियानों की रफ्तार और बढ़ाई जाएगी। डेमोग्राफी और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। डेमोग्राफी पहले के समय में काफ़ी उसका नुकसान हुआ है। डेमोग्राफी को लेकर हमारा संकल्प है कि नए वर्ष में हम इस डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए, डेमोग्राफी को खराब न होने देने के लिए और जो खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए सत्यापन अभियान और तेजी से चलाएंगे। अतिक्रमण अभियान जो हुआ है, अतिक्रमण विरोधी अभियान, उसको भी और तेजी से चलाएंगे। नए साल के साथ मुख्यमंत्री ने 2026 के लिए सरकार का विजन भी साफ किया है। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है उन्हें तय समय में पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है उनको पूरा करना सरकार का संकल्प है। पिछले वर्षों में जो हमने काम किए हैं, अनेक योजनाओं को आगे बढ़ाया है, अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं, वो सभी योजनाएं आम जन के लिए, राज्य के विकास के लिए हैं, राज्य को उन्नति पर पहुंचाने के लिए हैं, राज्य को शिखर पर पहुंचाने के लिए हैं। उन सभी को पूरा करना है, उन सभी को सिद्धि तक पहुंचाना है जो संकल्प लिए हैं। इसके साथ साथ जो काम हमने शुरू किए, जो योजनाएं प्रारंभ की, उन सभी योजनाओं को पूरा करना है। यानी जिनके शिलान्यास हो चुके हैं वो योजनाएं पूरी हों, ये हमारा संकल्प है। ये है नए साल पर मुख्यमंत्री धामी का साफ साफ रोड मैप। देवभूमि के देवत्व से कोई समझौता नहीं, नीतियों में निरंतरता, योजनाओं में रफ्तार बनी रहेगी और अतिक्रमण हो या फिर योजनाओं में लापरवाही, इन पर कार्रवाई में सख्ती भी देखने को मिलती रहेगी। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से प्रदेश की 22 मंडियों के कई व्यापारियों को मंडी परिषद की तरफ से नोटिस दिए गए हैं। ये सारे नोटिस अतिक्रमण से जुड़े हुए हैं। नोटिसों से व्यापारी परेशान हैं। हल्द्वानी के व्यापारियों ने तो बाकायदा गुरुवार को इन नोटिसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसकी खबर मिलते ही मंडी परिषद अध्यक्ष और प्रशासनिक टीमें भी मौके पर पहुंची। इसके बाद स्थिति क्लियर हुई। व्यापारियों ने 12 बिंदुओं की एक मांग मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू को दी है, जिस पर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों का धरना खत्म हो गया। और विधि का विधान ये है कि जो भी हमारे सचिव हैं, लोग बैठेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि आप अवैधानिक काम कर लो, तो भाई मैं उस अवैधानिक काम करने के लिए मुझे शासन नहीं बैठाया। मैं विधि के साथ काम करूंगा, दबाव में काम नहीं करूंगा, अच्छे काम करूंगा। मंडी देश की सबसे मंडी बनने की दिशा में प्रयास कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि किसी को हटाया भी नहीं, आज तक कोई कागज भी नहीं दिया। ये किस बात का हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आई। रुद्रपुर के प्रीत विहार में हाल ही में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग में बिहार निवासी मजदूर कार्तिक की मौत हो गई थी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जशनदीप सिंह उर्फ जशन को गिरफ्तार किया। साथ ही दूसरे पक्ष के शमशेर सिंह और तनवीर को भी पकड़ा गया। पुलिस ने इनके पास से 315 बोर की लाइसेंसी राइफल, 315 बोर की अवैध राइफल और 32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद की है। तनवीर विदेश भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। कांड के मुख्य आरोपी जशनदीप को रुद्रपुर के ब्लॉक रोड से गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर
उसके घर से घटना में प्रयुक्त 315 बोर की लाइसेंसी राइफल भी बरामद की गई। घटना से संबंधित एक अन्य आरोपी शमशेर सिंह उर्फ शेरा को भी इस घटना में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर कार के साथ गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा में बिनसर के जंगल में मिले शव की पुष्टि हो गई है। मृतक बागेश्वर के काफली गैर का निवासी था और 2 महीने से लापता था। 55 साल के गोविंद लाल 2 महीने से लापता थे और जिलौरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जंगली जानवरों ने पूरी बॉडी खा ली थी और घुटने पैर की कुछ हड्डियां ही मिली। कपड़ों से बॉडी की पहचान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस ने हरिद्वार में कैंडल मार्च निकाला। सीनियर कांग्रेस नेता रख सिंह रावत भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। साल के पहले दिन हरिद्वार के ललतारो पुल से हर की पेड़ी तक सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथ में मोमबत्ती लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड में चर्चित वीआईपी प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की और जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता रख सिंह रावत ने मांग को दोहराते हुए कहा कि पूरे मामले की जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए और हत्याकांड में शामिल वीआईपी प्रकरण से पर्दा उठना चाहिए। और जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। पूरा आज केवल अंकिता केवल उत्तराखंड की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। जिस तरह निर्भया हत्याकांड में पूरे देश के लोगों ने निर्भया हत्याकांड में पार्लियामेंट में कानून बनाया, निर्भया को न्याय मिला, उसी तरह आज अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच मामले में अब सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना की भी एंट्री हो गई है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने वाली योगिता भयाना गुरुवार को देहरादून में मौजूद थी, जहां उन्होंने अभिनेत्री उर्मिला सनावर के ऑडियो क्लिप के आधार पर सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने वनतारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाली विधायक और ऑडियो क्लिप में बताए जा रहे वीआईपी की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग की। बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहां पर, रेनू बिष्ट, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। हम सबने सिर्फ उनका नाम उजागर किया, पर सबूत मिटाने के जुर्म में वो इस औरत को ना कि इस्तीफा होना चाहिए या यहां से निकाल देना चाहिए पार्टी से, मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई, पर अब ये हाई टाइम है, जबकि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। साल 2026 उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। साल 2026 में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जुलाई 2026 से मदरसों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एक समान शिक्षा प्रणाली से जुड़ेंगे। इसके लिए सरकार विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों की तलाश कर रही है, ताकि बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सिलेबस तैयार किया जा सके। न कि बहुत पुरानी सोच, कट्टरवादी सोच, और मैं कहूँगा कि कबीलाई मानसिकता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अवैध रूप से उन बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे उनके जीवन का निर्माण हो, अच्छा उनका भविष्य हो, न कि वो गलत कामों की तरफ जाएं, गलत दिशा में जाएं। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो शिक्षा बोर्ड जिस पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, जो निर्धारित करता है, वही पाठ्यक्रम उन मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा, अन्यथा उन मदरसों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इस प्राधिकरण में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय का डेलीगेशन होगा, जो क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देगा। जो मदरसों को समकक्षता हासिल नहीं थी वो यहाँ से अब हासिल हो जाएगी, और मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें क्योंकि समकक्षता ना होने की बिना पर उनके सर्टिफिकेट कहीं मान्य नहीं थे, अब उन्हें ये फायदा होगा कि उनके सर्टिफिकेट मान्य हो जाएंगे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी।
साल 2026 में सरकार की मंशा है मदरसों का संचालन पारदर्शिता के साथ हो और अल्पसंख्यक संस्थानों में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू हो। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड डबल लेन में तब्दील होनी है। ऐसे रोड के किनारे बने सैकड़ों मकान टूटने हैं, लेकिन बीआरओ ने इन मकानों को तोड़ने के लिए सिर्फ हफ्ते भर का समय दिया है, जिसके चलते हजारों प्रभावित खासे परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बुआकोट से तवाघाट तक के हाईवे को डबल लेन किया जाना है। करीब 35 किलोमीटर के हाईवे किनारे 480 मकान और दुकानें मौजूद हैं। हाईवे के दोनों ओर मौजूद इन मकानों का मुआवजा भी कई प्रभावितों को मिल गया है। ऐसे में घरों को तोड़ने के लिए बीआरओ ने हफ्ते भर का समय प्रभावितों को दिया है, जिससे प्रभावित खासे नाराज हैं। प्रभावितों की माने तो इतने कम समय में कहीं और ठिकाना खोजना बहुत कठिन काम है। रोड कटिंग हो रही है, उसमें अभी अल्टीमेटम दे रखे है कि कम से कम 6 दिन में घर खाली कर दो करके कह रहे हैं लोग। तो अभी 6 दिन के अंदर अंदर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये इनका तो ये सारा घर है, वो दुकान नहीं है, घरों में वहीं पर रहते हैं और 6 दिन के अंदर कहाँ जाएंगे? मुआवजा जिनको मिल गया है तो उनको कम से कम समय दिया जाना चाहिए था नोटिस के माध्यम से कि उस समय के अंतराल में उस दुकान की दरों को खाली कराया जाता या मकानों को खाली कराया जाता। तो उस दायरे में हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बिना नोटिस दिए गए। हाईवे को चौड़ा करने की कवायद साल 2022 से शुरू हुई थी, लेकिन मुआवजे की कछुआ चाल इसकी राह में रोड़ा बनी रही। प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की धनराशि जारी हुई, लेकिन मुआवजे की चाल इतनी धीमी रही कि शुरुआती 2 सालों में सिर्फ 5 लाख का ही मुआवजा जारी हो पाया। बीते 1 साल में प्रशासन ने जैसे तैसे 66 करोड़ का मुआवजा बांटा, लेकिन अभी भी 44 करोड़ प्रभावितों के खाते में जाने बाकी हैं। यही नहीं, अभी भी सैकड़ों ऐसे प्रभावित मौजूद हैं जिन्हें मुआवजा तो नहीं मिला, लेकिन घर खाली करने का नोटिस जरूर जारी हो गया है। नियमानुसार कार्रवाई के लिए पूर्व से ही निर्देशित कर दिया गया था। मुआवजा वितरण की कार्रवाई भी इसमें की जा चुकी है और संबंधित जो अधिकारीगण हैं उन्हें कहा गया है कि इसमें कार्य को स्पीड अप करें। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस अगर ऐसा कोई रह जाता है तो उसके संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाएगा और सभी को साथ लेते हुए हमें, क्योंकि तत्काल कार्य भी पूरा करवाना है, तो उस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। ये हाईवे राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यटन के लिहाज से खासा मायने रखता है। ऐसे में इसका डबल लेन में तब्दील होना तो जरूरी है ही, लेकिन इससे पहले प्रभावितों को इतना समय जरूर दिया जाना चाहिए कि वो अपना नया आशियाना तलाश सकें। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर के बाद हल्की बर्फबारी हुई। यहां नीति घाटी और मलारी घाटी में कुछ देर बर्फ गिरी। टिमरसेन महादेव इलाके में बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरने से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। हालांकि बारिश नहीं होने से हालात थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी। आगे बढ़ते हैं। नए साल की शुरुआत उत्तराखंड में आस्था के रंग में रंगी दिखी। नैनीताल से लेकर हरिद्वार, कोटद्वार, अल्मोड़ा और चमोली तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। लोग साल की पहली सुबह भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते दिखे। ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल में साल के पहले दिन मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा। नैना देवी मंदिर हो या कैची धाम का बाबा नीम करोरी आश्रम, भक्तों का रैला उमड़ाया। श्रद्धालुओं ने नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से की और पूरे साल खुशहाली की कामना की। हालांकि कैची धाम में भारी भीड़ के चलते पुलिस को भीड़ नियंत्रण में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भवाली से शटल सेवा के जरिए श्रद्धालुओं को भेजा गया और वाहनों को बाहरी पार्क कराया गया। भीड़ के बावजूद हजारों भक्तों ने बाबा नीम करोरी के दर्शन किए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और पूरे प्रदेशवासियों को और जो भी श्रद्धालु हैं सबको हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। आम लोगों से लेकर नेताओं तक ने मंदिर पहुंचकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया।
तमाम प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। तमाम लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने वाला वक्त सिद्ध हो। आज मैं भी जो है सिद्धवली बाबा के दर्शन करने के लिए आया। धर्मनगरी हरिद्वार में भी नए साल के पहले दिन खास रौनक रही। हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रसिद्ध मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। हर की पैड़ी की प्रातःकालीन आरती में भी भारी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालुओं का कहना है कि साल की शुरुआत हरिद्वार में करने से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो ये हो रहे हैं कि हम वास्तव में भगवान के चरणों में बैठ गए हैं और यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा कि हम यहाँ से जाएं। हमारा ही नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश का, और इसी तरीके से ये नया साल जो आज पवित्र स्थल पर आके हमने ये नया साल मनाया है बाबा के चरणों में, गंगा मैया में डुबकी लगा के, और सभी की उन्नत स्वास्थ्य, अच्छी दीर्घायु की काम। पूरा लास्ट ईयर हमारा पूरा भागदौड़ में रहा है। ये टाइम हमने ऋषिकेश हरिद्वार चुना है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के साथ में, महादेव के साथ में। जय भोलेनाथ, नए साल की सबको शुभकामनाएं। यही तरीका हमेशा रहने वाला है, यही तरीका पहले भी था। थोड़ा बीच में हम ऐसे बोल सकते कि थोड़ा हम भटक गए थे, पर अभी वापस से यही निरंतर रहने वाला है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना कर सुख और शांति का आशीर्वाद लिया। नव वर्ष के अवसर में जागेश्वर धाम में काफी अधिक मात्रा में श्रद्धालु दर्शन पूजा के लिए आए हुए हैं, जिसमें सवेरे 5 बजे से ही लाइन में लोग लगे हुए हैं। यह आपका पूरे हफ्ते भर इसी प्रकार से भीड़ का संभावना है। चमोली में भी नए साल के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन गद्दील पड़ाव स्थल पर भी तीर्थयात्री पहुंचे। लोगों का कहना है कि साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करना शुभ होता है। आप जान सकते हैं कि अभी तक ओंकारेश्वर में लगभग 13,000 यात्रियों ने दर्शन किए, और उसी प्रकार से काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में लगभग 1500 से 1800 के बीच में यात्रियों ने दर्शन किए, और ध्यान बद्री में लगभग 50 यात्रियों ने दर्शन किए। उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत आस्था और श्रद्धा के साथ हुई है। लोगों ने भगवान से पूरे साल खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में विजिलेंस की ट्रैप कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी कोर्ट से राहत पा रहे हैं। वजह ट्रैप के दौरान बनाए गए सरकारी गवाहों पर कोर्ट का पलटना। अब सवाल यह है कि जब गवाह ही साथ न दें तो सिस्टम किसके भरोसे चलेगा। साल 2025 में विजिलेंस के रिश्वतखोरी से जुड़े 2 अहम मामलों में आरोपी अदालत से बरी हो चुके हैं। इन मामलों में ट्रैप के वक्त मौजूद सरकारी आई विटनेस ट्रायल के दौरान अपने बयानों से पलट गए। गवाहों के बयान बदलते ही अभियोजन का पूरा केस कमजोर पड़ गया और कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो सके। विजिलेंस विभाग इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र अब लिख चुका है। हमारे सामने कुछ बोले और कोर्ट के सामने कुछ बोले मुकर जाते हैं, तो फिर वो तो अगेन ऐसे सामाजिक दायित्व बनता है। जिसको भी अब विटनेस है वो अपना दायित्व नहीं निभाएगा तो फिर हमारी ये जो भ्रष्टाचार क्लब जो मुहिम है वो उतना सफल अब नहीं पाएगी। दरअसल साल 2013 और 2018 में विजिलेंस ने 2 रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन साल 2025 में जब इन मामलों का फाइनल डिसीजन आया तो आरोपी बरी हो गए। वजह गवाहों ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए। नियमों के मुताबिक ट्रैप कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी 2 निष्पक्ष सरकारी कर्मचारियों को बतौर आई विटनेस नामित करते हैं। इनके सामने ही रिश्वत की रकम का लेन देन और बरामदगी होती है। यही गवाह कोर्ट में आरोपी को दोषी साबित करने की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं।